नमस्ते भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप जो है कंटिन्यू जो है प्लेलिस्ट से हमारा वीडियो देख रहे होंगे पॉकेट जी के खान सर का। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य, जो कि एक बहुत ही लंबा शासक कहा जाए और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है कि मौर्य के पतन के बाद लंबे समय यानी काल तक जो है भारत एक शासन सूत्र में अंतर्गत नहीं आ सका। यानी कि जब जो है मौर्य वंश का पतन होता है तो देखते हैं कि खुदरा पार्टी आता है। क्या आता है? खुदरा पार्टी आता है। तो बोला जाता है कि जो है कोई जो है ना लंबे समय तक भारत जो है शासन सूत्र में नहीं बन सकता। खुदरा पार्टी सब आता है। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए मुख्य रूप से तीसरी शताब्दी में भारत के तीन कोने से श्रेय नए राजवंशों का उदय होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नाग शक्ति, दक्कन में वाकाटक तथा पूरब में जो गुप्त वंश शासक उदित हुए। तो ये तीन गो शासक जो है ना उदित होता है लंबे समय के बाद। तो चलिए इन सबको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भारत के इतिहास में जो है आवटिक वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम भाग है। यह गुप्त वंश में था जो वनों की अधिकता के कारण अटवी या फिर वन्य साम्राज्य भी कहलाता था। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना आपका वन आच्छादित जो आपका कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। ये मध्य प्रदेश का इलाका समझ लीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इधर बिहार हो जाएगा। तो ये समझ लीजिएगा। और इसलिए इस वंश को क्या बोलते हैं? वन साम्राज्य बोलते हैं या फिर अवटी साम्राज्य भी बोलते हैं। गुप्त वंश साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयागराज जो होता है कौशाम्बी के निकट हुआ था। कहाँ? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था, क्योंकि आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए थे। क्या रीजन बताया जाता है? रीजन बताया जाता है कि आरंभिक गुप्त जो है राज्य जो है आरंभिक जो है मुद्राएं और अभिलेख जो है उत्तर प्रदेश में पाया गया। यह सभी जो है कारण है जिस कारण से जो है उत्तर प्रदेश और बिहार को जो है गुप्त साम्राज्य का जो है स्थान बताया जाता है। संभवतः लोग जो है कुषाणों के सामंत थे। ये लोग क्या थे? तो कुषाण लोग जो थे ना, कुजुल का डिफिसेस वाला जो भीम का डिफिसेस पढ़े, उन सबका क्या थे? सामंत थे। क्या थे ये? सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पहले काल में राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण था। केंद्रीकरण नहीं था, जस्ट अपोजिट था, छोटा छोटा टुकड़ों में बटा था। विभाजन का काल माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। 240 ईसा पूर्व से 280, यहाँ पर ईसा पूर्व की बात हम नहीं करेंगे, ईस्वी की बात करेंगे, क्योंकि ईस्वी की स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी, यहाँ पर आप देखिएगा कि प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस हो रहा है। इसने महाराजा की, यहाँ पर महाराजा की उपाधि धारण किया था। क्या किया था? महाराजा की उपाधि धारण किया, क्योंकि महाराजा उस समय जो सामंतों का उपाधि थी। क्या था? तो महाराजा सामंत सबका उपाधि था, इसलिए महाराजा की उपाधि धारण किया। चीनी यात्री इतसिंह के अनुसार श्री गुप्त ने पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया। तो किसके अनुसार जो करवाया है? तो चीनी यात्री जो है इतसिंह के अनुसार। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच होता है। तो संस्थापक श्री गुप्त हुआ और उसका उत्तराधिकारी जो हुआ घटोत्कच हुआ, जो कि 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक होता है। तो चंद्रगुप्त जो है श्री गुप्त के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका जो है समय 280 से 319 तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच का जो ज़्यादा चर्चा नहीं है। आइए चंद्रगुप्त प्रथम और उधर चंद्रगुप्त मौर्य था। साथियों याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंट बहुत ही, और आपका सवाल जो है गलती इसमें बहुत भरपूर मात्रा में करवाता है। चंद्रगुप्त प्रथम जब आता है 319 से लेकर 335 ईस्वी तक, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने लिच्छवी राजकुमारी जो कुमार देवी से, ठीक है, कुमार देवी से विवाह किया था। मोस्ट सवाल इम्पोर्टेंट बनता है। कुमार देवी से, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह चंद्रगुप्त जो है प्रथम का होता है। इतिहास में नए संवत, ठीक है, 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो ये सभी सवाल जो आपको याद रखिएगा हम नोट कराते हैं। 58 ईस्वी में क्या हुआ था? ईसापुर में, 58 ईसापुर में एक संवत चला था जिसको क्या बोलते थे? शक संवत। क्या बोलते थे? शक संवत। फिर 78 ईस्वी में चला जो कि क्या बोलते हैं उसको? विक्रम संवत। यहाँ पर कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? विक्रम संवत, ठीक है। और अभी चल रहा है
तो 319 में चलाया गुप्त संवत, 319 में गुप्त संवत। इन दोनों में जो कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको बताते हैं रियलिटी क्या होता है। यहाँ पे साथियों हो गया गड़बड़। जो 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ होता है, ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत, यानी कि 78 ईस्वी जो हो गया ना, ज़्यादा साल हो गया, लंबा हो गया, तो बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उस सबको भूलने का आदत हो जाएगा, शक बीमारी हो जाएगा, ठीक है। और 58 ईसा पूर्व में क्या होता है, थोड़ा सा कम है, ईसा पूर्व लगन है, इसमें विक्रम संवत होता है, क्योंकि स्थानीय राजा ने शक किसको हरा देता है और क्या करता है, अपने आप को विक्रमादित्य को उपाधि धारण कर लेता है और विक्रम संवत चलाता है। और अभी 319 में गुप्त संवत स्टार्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है, वो जो है पहले वाला जो है मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक, ठीक है। तो इसने जो है सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा है वह राजा रानी प्रकार के सिक्के, विभाग के प्रकार के सिक्के भी श्री सिक्के चलाए। तो ये जो है एक तरह से चांदी का सिक्का चलाता है राजा रानी का, फिर विवाह के प्रकार का और श्री सिक्के चलाता है। ये जो दो काम करता है मेन इम्पोर्टेंट, तो ये वो तो गुप्त संवत स्टार्ट करता है, कुमारी देवी से विवाह करता है और ये सिक्का चलाता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात हुआ। समुद्रगुप्त, इससे भी बहुत सारे सवाल बनेंगे, जैसे कि हो गया चंद्रगुप्त जो है प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है समुद्रगुप्त शासक बनता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और समुद्रगुप्त जो है 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक होता है, क्यों, क्योंकि उसको जो क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त साम्राज्यवादी व आक्रमणकारी शासक था। एक तो साम्राज्यवादी था, दूसरा कैसा था, आक्रमणकारी शासक था। इसने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 शासक को पराजित किया और दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया। लेकिन समुद्रगुप्त ने जो इसका विलय गुप्त साम्राज्य में नहीं किया, जीत लिया लेकिन मिलाया नहीं। समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को पराजित किया। इसने उनसे भी कर वसूला जिनसे लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने क्या बोलता है, भारत का नेपोलियन। तो जो है उत्तरवर्ती में 9 शासक और दक्षिणवर्ती में 12 शासक को हराया, विदेशियों को भी हराया, इस कारण से इसको भारत का नेपोलियन बोलते हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से याद रखना है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतक और विद्या संरक्षक था। इसके सिक्कों पर बिना बजाते हुए चित्र मिला है तथा कविराज की उपाधि भी प्रदान की है। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था, तो विष्णु भगवान का ये उपासक था समुद्रगुप्त, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं आपके भी, जो समुद्र में विष्णु भगवान, ठीक है, क्षीर सागर में जो है जैसे रहते हैं विष्णु भगवान ना, ठीक है, विष्णु लोक में समुद्र में रहते हैं, इसे याद रखेगा। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था। तो हरिसेन जो है क्या था, विद्वान था। हरि भगवान तो विद्वान रहबे करेगा समुद्र में। तथा हरिसेन ने इलाहाबाद स्थित जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो कि भाषा संस्कृत है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया। किसको दिया था, वसुबंध को संरक्षण दिया था। नोट, रामगुप्त के समय शक शासक जो रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण किया एवं उसकी पत्नी ध्रुव देवी को अपने शिविर में भेजने की मांग की। तो इसकी सूचना चंद्रगुप्त द्वितीय को मिलने पर उसने एक षड्यंत्र रचा और अपने स्वयं ध्रुव देवी के वेश में रुद्र सिंह तृतीय के शिविर में जाकर उसकी हत्या की एवं ध्रुव देवी से विवाह किया। रामगुप्त की भी हत्या कर दी गई, ठीक है, रामगुप्त का भी हत्या कर दी गई और राजगद्दी पर बैठ गया। और क्या करता है, रामगुप्त को भी क्या करता है, उड़ा देता है, ठीक है, रामगुप्त को भी उड़ा देता है। इसकी जानकारी हमें जो विशाख दत्त का जो है ना देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। ये कहानी जो होता है देवी चंद्रगुप्तम से होता है। इस कहानी से क्या होता है, इस कहानी से क्वेश्चन आता है, कौन शासक था जो कि अपने भाइयों को काट डाला था, उड़ा डाला था, ठीक है। तो यही शासक था और रामगुप्त को जो है उड़ा दिया था। क्या उड़ा दिया था, तो जो है शासक रुद्र सिंह तृतीय का आक्रमण किया था ना, उसकी पत्नी को शिविर भेजने की मांग किया था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है इसको जो उड़ा डाला था अपने भाई को, रामगुप्त को, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा नीच काम कर रहा था, हार गया तो हार गया, लेकिन ऐसा कर रहा था इसलिए उसको उड़ा दिया। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय जो रामगुप्त को उड़ाया है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का कहानी क्या है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा।
शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विशेष प्रकार के चांदी का सिक्का जारी किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। किसका? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। इसका जो बेटी था प्रभावती, इसका शादी वाकाटक वंश का नरेश था रुद्रसेन, इसी से कर दिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। कालिदास ने कौन कौन सी रचना की? मेघदूतम, रघुवंश, कुमार संभवम, विक्रमावंशियम, मालविका, अग्निमित्र। ठीक है, दोनों एक ही है, मालविका अग्निमित्र, एवं अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना की। तो ये जो है कालिदास जी का पुस्तक सब है। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम विवाह, ठीक है, वीरत कथा है। क्या है? अभिज्ञान शकुंतला में राजा दुष्यंत और उसके जो है शकुंतला देवी का क्या है? तो प्रेम विवाह का वीरत कथा है, विरह कथा है, वीरत नहीं विरह कथा है। यह दूसरी भारतीय पुस्तक है जिसमें 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र जो है पुस्तक का संकलन गुप्त काल में किया गया है और इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। गुप्त काल का महान ज्योतिष एवं खगोली जो है वराह मिहिर है। ठीक है, कौन है? वराह मिहिर। तो इसको खगोल शास्त्र के रूप में जानते हैं। गुप्त काल के सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। क्या बोलते हैं? दिनार। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। यह भी मोस्ट सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। दिल्ली में स्थित महरौली का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाया था। गुप्तकालीन जो है धातु विज्ञान का श्रेष्ठ नमूना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री उपाधि जो विक्रमांक और परम भागवत मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। परम भागवत जो है किसने उपाधि धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीन यात्री फयान आया था। इससे भी सवाल जो है भर भर के आता है। ये सवाल जो इम्पोर्टेंट है, यात्री आने वाला। फयान जो है स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से पुनः लौट गया था। कैसे आया था? स्थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से पुनः बैक हो गया था। अनुश्रुतियों के अनुसार जो है इसके समय दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो कौन कौन से थे? कालिदास एक थे, ठीक है, शेक्सपियर जिसको बोलते हैं हम, अमर सिंह थे, घटक पर्व थे, धन्वंतरी थे, वराहमिहिर थे ज्योतिषी शास्त्र, खगोल शास्त्र और वरुचि, बेताल भट्ट, शंकु और छपनक, यह सभी क्या थे? नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह जो है वीर सने शैव था। क्या था? संधि विग्रह वीर सने शैव था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख जो है केंद्र था। प्रमुख केंद्र था पाटलिपुत्र और उज्जैनी। नोट: चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाई। किसको बनाया था? दूसरी राजधानी उज्जैनी को। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या होगा? कहानी द एंड होगा। तब आएगा कुमारगुप्त, ठीक है, महेंद्र आदित्य जिसको बोलते हैं, जो कि मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट है। किस लिए? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने के लिए महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त ने ही बनाया है। इससे सवाल डायरेक्ट ये सवाल आता है। तो चलिए कुमारगुप्त की कहानी को सुनते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो कुमारगुप्त जो है महेंद्र आदित्य, जिसको 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। विल्सन अभिलेख में कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि 415 ईस्वी ज्ञात होती है। गुप्त शासक में सर्वाधिक जो अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त की मयूर मुद्रा विशेष शैली थी, जो कि 663 मुद्राएं बयाना मृदभांड से मिली है। कहाँ से मिली थी? बयाना मृदभांड से मिला है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध कराया था और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ये सवाल जो है एकदम एग्जाम में भर भर के आता है। और साथ में इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ये ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्धयान कहा जाता है। कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य की श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र आदि की उपाधि धारण की थी। ये जो है कुमारगुप्त की कहानी है। स्कंद गुप्त के भीतरी लेख में जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र का आक्रमण, ठीक है, पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसने निपटने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंद को भेजा और पुष्यमित्र को पराजय का सामना करना पड़ा। किसको भेजता? स्कंद गुप्त को। तो कुमारगुप्त का कहानी हुआ द एंड।
अब थोड़ा सा स्कंदगुप्त की कहानी पर चर्चा करते हैं। 455 ईस्वी से लेकर 467 तक स्कंदगुप्त का शासनकाल रहता है। और कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त कौन क्यों जा गया जी? कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त राजगद्दी पर बैठा और शासक बना। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही हुनों का आक्रमण का सामना कर पड़ गया। हुन सब आक्रमण इसी के समय करने लगे और इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तथा जूनागढ़ अभिलेख जो हुनों के मलेच्छ कहा गया, हुनों को क्या बोलता है? मलेच्छ। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया है और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त चक्रपालित को सौंपा था। चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और स्कंदगुप्त को कौम अभिलेख में उसकी उपाधि सक्रादित्य से दिया है। तो स्कंदगुप्त से सवाल क्या बनेगा? हुनों का आक्रमण किया, ठीक है, पुष्यमित्र को हराया, साथ साथ में गिरनार पर्वत पर क्या किया? तो इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार जिसको कहा जाए, और इसके लिए जो पर्णदत्त को जो है कार्य सौंपा था। हुनों का आक्रमण 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासन के समय हो गया है और ताम्रन हुनों का महत्वपूर्ण शासक था। ताम्रन यहाँ दिया। गुप्त का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। और चीनी यात्री सुंग यून छठी शताब्दी 518 ईस्वी में भारत आया था। चीनी यात्री सुंग यून। प्राचीन समय में शतरंज खेल बहुत लोकप्रिय था। प्राचीन समय में यह शतरंज वाला खेल जो बहुत इम्पोर्टेंट था। आइए, गुप्त शासक की उपाधि किसने कौन सा धारण किया? श्रीगुप्त ने महाराज और आदिराज की उपाधि धारण किया था। उसके बाद घटोत्कच आया जिसने महाराज की उपाधि धारण किया। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त को बोलते हैं कविराज या फिर पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य या विक्रमांक बोलते हैं। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य या फिर शक्रियादित्य बोलते हैं। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य बोलते हैं। ये थी इसकी कुछ शासक की उपाधियाँ। और गुप्त साम्राज्य में प्रांत व्यवस्था क्या था? देश को राष्ट्र बोलते थे, भुक्ति राज्य होता था, विषय संभाग होता था, विधि जिला होता था, पेड़ जो है तहसील होता था, ग्राम क्या होता था? ग्राम ही होता था। पदाधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ वर्ग जो है कुमारामात्य कहा जाता था। कुमारामात्य पदाधिकारी का सर्वश्रेष्ठ वर्ग को। गुप्त काल में कुमारगुप्त के दामोदरपुर तमन पत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलाप का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में भूमि संबंधित करों की संख्या बढ़ गई, लेकिन वाणिज्य करों की संख्या घटी। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से क्या कर दिया? 1/6 कर दिया। और करों की अदायगी दोनों रूपों से, हिरण्य मतलब नकद और मेय मतलब अन्य, की जाती थी। मतलब आप जो पैसा भी दे सकते हैं, अनाज भी दे सकते हैं। प्रमुख कर जो निम्न प्रकार के थे: भाग, भूमि का उपज 1/6 भाग हुआ करता था। उद्रांग एक प्रकार की भूमि कर होता था। क्या होता था? भूमि कर का होता एक प्रकार का। भोज होता था, राजा को प्रतिदिन दी जाने वाले फल फूल आदि की भेंट को भोज बोलते थे। ऊपरी कर किसको बोलते थे? तो एक प्रकार की भूमि कर ये भी होती थी। भूतावात प्रत्याय, विदेशी वस्तु आयात पर लगने वाला कर था। भूतावात प्रत्याय। शुल्क क्या होता था? सीमा, बिक्री, वस्तु आदि पर लगने वाले, इसको बोलते थे शुल्क। हलिवल कर या फिर हलकर या फिर हलदंड, हाल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा जो है यह दिया जाता था। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण उल्लेख मिलता है। तो मंदसौर अभिलेख जो है यह सवाल जो बनता है एग्जाम में। बाकी रहता है सभी व्यापारिक मार्ग जो उज्जैन में आकर मिलते थे। जितना भी व्यापारिक मार्ग था कहाँ मिलता था? उज्जैन में। गुप्त काल में वस्त्रों का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कला करने वाले कायस्थ था। कौन था? कायस्थ, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया। याज्ञवल्क्य ने गार्गी संहिता लिखा है, ठीक है, ये इसमें जो है याज्ञवल्क्य ने करता है। गुप्त शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा, लेकिन बढ़िया न ज़्यादा, एकदम सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। स्वर्ण मुद्रा को इसके काल में दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्कों चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों के विरुद्ध विजय में आरंभ हो गया था। गुप्त साम्राज्य को भारतीय सभ्यता हिंदू का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यह सवाल को किसने बहुत ज़्यादा इसमें कम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वर्णिम युग।
गुप्त साम्राज्य को क्या बोलते हैं? स्वर्णिम युग बोलते हैं। यह पूछा जाता है कि स्वर्णिम काल निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवी देवताओं को मांस चढ़ाते थे। ये भी सवाल पूछा जाता है, कहाँ के लोग जो अपने देवी देवताओं को मांस चढ़ाया करते थे? तो विंध्य के जंगल के सबर जाति का, कैसा? सबर जाति का लोग था। प्रथम सती होने का प्रमाण जो साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त जो है इसके जो अभिलेख थे एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती होने का उल्लेख मिलता है। तो गोपराज था और इसकी पत्नी जो है क्या होता है? सती होता है। और इसका प्रमाण जो आपको एरन अभिलेख जो भानुगुप्त का है इसी में मिलता है। ये सवाल भी डायरेक्ट बनता है। गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को क्या बोलता था? कुटनी। ठीक है। गुप्त शासक का व्यक्तिगत धर्म शैव धर्म था, वैष्णव धर्म था। गुप्त शासक का व्यक्तिगत जो होता था वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म को राजधर्म बनाया तथा गुप्त वंश का राज्य की चिन्ह गरुड़ होता था। भगवान विष्णु का सवारी गरुड़ हुआ करता था और वैष्णव धर्म भी इसमें अपनाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की और वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद है। क्या है? इसमें अवतारवाद का चर्चा मिलता है। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये सवाल पूछा जाता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए, जिसमें जो शिखर जो है जिसमें सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग होता है। तो देवधर का जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर में सबसे पहले शिखर का प्रयोग हुआ है। गुप्तकालीन मंदिर पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भुमरा खो नगोद मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, ईंटों द्वारा निर्मित दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर जो है भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। ये सबका जो लोकेशन दिया है। रूप भित्ति चित्रकार या फिर फेरसो पेंटिंग का ये प्रयोग सर्वप्रथम अजंता एलोरा की गुफा पे किया गया है। इसमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अजंता एवं एलोरा में प्रतिपादित दृश्य जातक कथाओं से बनाए गए हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, ये सवाल बनेगा। और इसकी संख्या 29 है, जो वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन गुफा पूछा जाता है 16, 17, 19, जिसमें 16 जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है। मरणासन में राजकुमारी का चित्र है 16 नंबर गुफा में। 16, 17, 19 जो है गुप्तकालीन गुफा है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला 17 नंबर को। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन और महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिवार निर्माण की घटना संबंधी चित्र बनाया गया है। गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो आर्यभट्ट जो आर्यभट्टेश्वरी सिद्धांत दिया था पुस्तक लिखा है। वराहमिहिर जो पंच सिद्धांत दिया था बृहत संहिता और लघु संहिता लिखा है। भास्कराचार्य प्रथम ने बृहत भास्कर और महाभास्कर लघु भास्कर लिखा है। ब्रह्मगुप्त द्वारा जो है क्या लिखा है? तो ब्रह्म स्फुट लिखा है, सिद्धांत खंडन खाद्य, और भास्कराचार्य द्वितीय सिद्धार्थ शिरोमणि पुस्तक लिखा गया है। वाघ भट्ट जो है अष्टांग हृदय, ठीक है, वाघ भट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय लिखा गया है। पलकानव के द्वारा हस्ती आयुर्वेद लिखा है, पलकानव के द्वारा। तो ये रहा विद्वान और उसका पुस्तक। नवीनतम की रचना गुप्त काल में हुई। इसमें सूत्र, नुस्खे और उपचार विधियां दी गई। नवनीतकम की रचना, नवनीतकम यहाँ लिखा गया है कि रचना जो है गुप्त काल में हुई थी। इसमें सूत्र, नुस्खे और उपचार विधि दी गई। नवनीतकम। नोट: आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। पृथ्वी की त्रिज्या मान बताया तथा गणित व खगोल शास्त्र को अलग किया। वराहमिहिर ने क्या किया? तो जो है फलित ज्योतिष कुंडली पर बल देता है। अब इसमें गुप्त काल के साहित्य को देखते हैं। कला और साहित्य विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा जो स्वर्णिम युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं। कला के दुनिया में भी इसने जो बहुत ज़्यादा विख्यात प्रयास किया। धार्मिक साहित्य रामायण महाभारत के अंतिम रूप से संपादन भी गुप्त काल में हुआ। रामायण जो देखते हैं, महाभारत भी देखते हैं, अंतिम रूप से संपादन किसमें हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। और इसको जो क्या बोलते हैं? क्लासिक युग अथवा कांस्य युग बोलते हैं।
और ये लीजिए आपके लिए जो है 1 नंबर यहाँ से फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि इससे देखिए एक सवाल जो आपका अवश्य आएगा, ऐसा सब में कोनो न कोनो सेट में आपको टकराएगा। जैसे साहित्य इधर है, लेखक है, साहित्य इधर लेखक है। तो ऋतु संहार कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, मालविका अग्निमित्र कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रत्नावली हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त। इसी में जो है ना दिया है देवी चंद्रगुप्तम में उसका रचना, जो कि मतलब क्या क्या है उसका भाई मारा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। फिर आगे देखिए क्या हम, स्वप्नवास दत्त महाकवि भास ने लिखा है, स्वप्नवास दत्त। अमर कोश, अमर सिंह ने अमर कोश। नीतिसार कामनंद, योगाचार असंग वसुबंधु। कीर्तार्जुनियम के लेखक, कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी। ये सवाल जो कई बार तो हम देख चुके हैं, कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी। ये सर का फोन बीच बीच में आते रहता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। और 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडिनी है। कौन है? दंडिन। फिर यहाँ पर देखिए इससे एक सवाल फिक्स रहेगा। मेघदूत कालिदास हो गया, रघुवंश का भी कालिदास हो गया, क्या है विक्रमो वर्षियम का भी कालिदास हो गया, नगानंद का हर्षवर्धन, नगानंद हर्षवर्धन, प्रियदर्शी का हर्षवर्धन। मुद्रा राक्षस तो बहुत बार एग्जाम में आप देखे होंगे, आप भी बहुत बार, ये विशाख दत्त। चारुदत्त का महाकवि भास, अंग भरु अरुभंग का महाकवि भास। फिर है चंद्र व्याकरण का चंद्रगोमी। फिर है कामसूत्र वात्सायन, कामसूत्र वात्सायन। चरक, चरक का चरक संहिता का चरक। फिर है न्यावा अवतार सिद्धसेन, रावण वध वत्स भट्टी। कौन है? वत्स भट्टी। तो ये जो है सवाल 1 नंबर इससे आता है। बहुत सारे सेट में हमसे ये सवाल टकराया, तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है सवाल। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज बहुत हल्ला गुल्ला भी हो रहा है। थैंक यू सो मच।